हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डीएनए का स्ट्रक्चर और न्यूक्लिक एसिड्स। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देखिए, जिससे ये जो टाइप्स ऑफ डीएनए है वो और भी क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन होता है बी डीएनए। ठीक है, जो हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी पढ़ा है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, जिन्होंने अच्छे से बताया है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है और बी डीएनए कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बी डीएनए से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे अलग अलग टाइप के डीएनए देखते हैं। तो सबसे पहले बी डीएनए देख लेते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए। ये डीएनए की सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म होती है। कौन सी? बी डीएनए। इट इज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। ये वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था। मोस्ट कॉमन एंड नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ डीएनए, नेचुरली ही बॉडी में पाया जाता है। स्ट्रक्चर टू हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस। तो ये दो हेलिकल से आप क्या समझते हैं? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ, ठीक है। ये एक हेलिक्स है और इसी से ही दूसरा हेलिक्स ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये दो हेलिकल्स बनाती हैं, दो हेलिकल चेन से बनती है। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड चेन है। तो ये दो स्ट्रैंड जुड़ के क्या बना रहे हैं? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्लियर? द हेलिक्स क्रिएट टू ग्रूव्स। अब ये जो हेलिक्स है ये टू ग्रूव क्रिएट करता है। ये जो हेलिक्स है ना, यहाँ पे ये दो ग्रूव बनाता है। एक तो यहाँ पे ये देखो माइनर ग्रूव, ये इतना सा है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो ना कि कितना डिस्टेंस है। ये देखो कितना कम डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का बहुत कम डिस्टेंस है। बट ये देखो यहाँ पे इसकी डेप्थ बहुत आगे तक गई है। तो ये मेजर ग्रूव बोला जाता है क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है और इन दोनों का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब विड्थ भी बहुत ज्यादा है और यहाँ से डेप्थ भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है, ये विड्थ है, ये कम है और डेप्थ भी कम है। तो इसीलिए दोनों चीजें कम है तो इसको माइनर ग्रूव बोला और नीचे वाले को मेजर ग्रूव बोला। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मेजर ग्रूव इसकी विड्थ जो होती है वो 12 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, इसकी जो विड्थ बोला यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये कितनी बताई है? 12 एंगस्ट्रॉम। और डेप्थ जो अंदर को गहराई है, ये वाला पोर्शन, ये जो अंदर को गहराई है ये है 8.5 एंगस्ट्रॉम। वहीं पे माइनर ग्रूव जो है उसकी जो विड्थ है, ये लंबाई, ठीक है, कितनी है? 6 एंगस्ट्रॉम की, और जो डेप्थ अंदर को गहराई है वो सिर्फ 7.5 एंगस्ट्रॉम के, इसलिए इसको माइनर ग्रूव बोला जाता है। ग्रूव्स अलाउ प्रोटीन, केमिकल एंड ड्रग्स टू अटैच एंड इंटरेक्ट विद डीएनए। मतलब ये जो ग्रूव्स होते हैं, ये जो ग्रूव बने हैं, मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव, यहाँ पे प्रोटीन्स अटैच हो सकते हैं, ठीक है, ड्रग्स अटैच हो सकते हैं, केमिकल अटैच हो सकते हैं और वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं फिर। ठीक है, अब आ जाते हैं की फीचर्स क्या है इसके। 2 हेलिसेस आर बाउंड टुगेदर। ये तो हमें भी पता है, 2 हेलिसेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चेन्स रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब चेन रन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन से आप क्या समझ रहे हैं? एक चेन अगर इस साइड को रन कर रही है तो दूसरी चेन इस साइड को रन करेगी। इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो यहीं पे यहाँ पे देखो 5 डैश एंड यहाँ पे है इसका और ये यहाँ पे जाके 3 डैश एंड है। तो दूसरी चेन उसके उल्टा चलेगी, मतलब 3 डैश एंड यहाँ पे है और ये एंड होगा 5 डैश एंड पे। क्लियर? ऐसे एंटी पैरेलली एक दूसरे के साथ कॉइल्ड रहती है। अगला क्या बोल रहे हैं? बेसिस लाई परपेंडिकुलर टू हेलिक्स एक्सिस। अब हेलिक्स एक्सिस से क्या समझते हैं? अब मान लो ये एक हेलिक्स है, दिस इज 1 हेलिक्स, और यहीं से ये दूसरा हेलिक्स है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक हेलिक्स है और ये दूसरा हेलिक्स है। अब इनको एक इमेजिनरी लाइन से हम कट कर देते हैं। अगर ये मान लो एक इमेजिनरी लाइन है, इसको भी यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन से कट किया है। तो वैसे यहाँ बोला है कि जो हेलिक्स एक्सिस है, इस इमेजिनरी लाइन को हेलिक्स एक्सिस बोला है, इसके परपेंडिकुलर बेसिस लगे होते हैं। ठीक है, ये जो हेलिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बेसिस लगे होंगे। ठीक है, ए, टी, जी, और बेसिस के बारे में हमने अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, तो जैसे कि एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, ATGC। ठीक है, ये 4 बेस पेयर्स होते हैं। तो ये जुड़े होते हैं इन डबल हेलिक्स के बीच में, जो इन दोनों को जोड़ के रखता है। तो वैसे ही इन्होंने बोला है कि बेसिस हेलिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लगे होते हैं। अगली लाइन ये बोल रहे हैं राइट हैंडेड हेलिक्स है। राइट हैंडेड हेलिक्स मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। मान लो ये एक सीढ़ी है और इसको हम राइट साइड को घुमाएंगे तो वो राइट हैंडेड हेलिक्स होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। और अगर वो लेफ्ट साइड से घूम रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो लेफ्ट हैंडेड होगा। यूनिफॉर्म डायमीटर, और इसका एक यूनिफॉर्म डायमीटर होता है जो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। डायमीटर से हम समझते हैं कि पूरा का पूरा इसका डायमीटर, ठीक है, कितने का होता है? 20 एंगस्ट्रॉम का होता है और इसको हम 2.0 नैनोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, नैनोमीटर भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं आगे, फॉलोज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ATGC। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है इसमें, ये तो हमें पता लग चुका है। जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, मतलब जो A है वो हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? थाइमिन के साथ जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल अमाउंट के होते हैं। ये चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग बोला था। ठीक है, चारगाफ क्या बोलता था कि एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, और वो उसी के साथ जुड़ेंगे। आगे पढ़ते हैं, ईच टर्न ऑफ हेलिक्स हैज 10.4 बेस पेयर।
पेयर, हर एक टर्न हेलिक्स का उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 10.4 बेस पेयर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10.4 के आसपास बेस पेयर्स जुड़े होंगे हर एक टर्न में। अब हेलिक्स के टर्न से आप क्या समझते हैं? यहां से लेके इसने एक पूरा टर्न लगाया, ये वाला ओनली वन टर्न, ठीक है। इस टर्न में कितने बेस पेयर्स होंगे? 10.4 बेस पेयर्स होंगे। डिस्टेंस के बीच में राइज देख रहे हैं, राइज का मतलब भी डिस्टेंस ही होता है, जहां पे राइज लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब मान लो ए टी जुड़े हैं और यहां देख लेते हैं जी और सी, तो इन दोनों बेस पेयर्स का जो डिस्टेंस होता है वो बता रहे हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पे देखो ये टी और ए जुड़ा है, ठीक है, थायमिन और एडेनिन जुड़ा है और नीचे भी थायमिन और एडेनिन है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब समझ में आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स कितना होता है इसमें। तो ये था हमारा मोस्ट कॉमन BDNA, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ही वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी है। तो आगे हम नेक्स्ट DNA पे चलते हैं, जो है ADNA. ADNA typically forms when DNA is dehydrated. One of the alternative double helical forms of DNA. Other forms are BDNA and ZDNA. ये एक अल्टरनेटिव फॉर्म है हमारे डबल हेलिकल फॉर्म्स का। जैसे हमने पीछे देखा BDNA, वैसे ही उसका ही एक अल्टरनेटिव है ADNA, ठीक है। राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, ये भी राइट हैंडेड डबल हेलिक्स है, मतलब राइट साइड को टर्न होता है, कुछ ऐसा दिखता है अगर हम उसको सेंट्रल एक्सिस से देखें तो ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स दिखता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज शॉर्टर एंड थिकर कंपेयर टू BDNA। मान लो अगर हमारे पास एक स्पॉन्ज है, अगर हम उसको दबाते हैं तो वो छोटा हो जाता है और क्या होता है? बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा छोटा होता है BDNA से और ये थिकर होता है BDNA से, ठीक है। फाउंड मेनली इन डिहाइड्रेटेड DNA सैंपल्स, और ये DNA सैंपल्स जो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, मतलब जिनमें वाटर नहीं होता है, उन सैंपल्स में देखे जाते हैं, ठीक है। यूज्ड इन क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट, और ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सपेरिमेंट में यूज होते हैं। ओरिजिनली आइडेंटिफाइड बाय एक्सरे डिफ्रेक्शन ऑफ DNA फाइबर्स एट 75% ह्यूमिडिटी। 75% ह्यूमिडिटी में ये एक्सरे डिफ्रेक्शन में देखे गए थे, ठीक है, और इनको ADNA बोला था। तो इसके की फीचर्स देख लेते हैं। ग्रूव्स आर नॉट एज डीप एज इन BDNA। अब हमने BDNA में दो ग्रूव्स देखे थे, एक मेजर ग्रूव, एक माइनर ग्रूव, बट ये बोल रहे हैं कि जो ADNA है इसमें जो ग्रूव्स होते हैं वो BDNA की तरह नहीं होते हैं, मतलब उतनी डेप्थ में नहीं होते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, ये देखो इसकी ना ज्यादा उतनी डेप्थ है और ना ज्यादा उतनी हाइट है जितनी BDNA में थी। बेसिस आर मोर टिल्टेड अबाउट 20 डिग्री। बेसिस जो होते हैं वो ज्यादा टिल्टेड होते हैं। अब मान लो ये दो सीढ़ियां हैं, ठीक है, इनको जो जोड़ती हैं वो कुछ ऐसे टिल्टेड फॉर्म में है, स्ट्रेट नहीं, ऐसे नीचे को है, और जो BDNA था उसमें जो सीढ़ियां थी वो स्ट्रेट थी, ऐसे। तो यही बता रहे हैं जो बेसिस होते हैं वो हल्के से टिल्टेड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये देखो ये टिल्टेड है, बिल्कुल टेढ़े जुड़े हैं। ये कैसे जोड़ रहे हैं? बिल्कुल टेढ़े जोड़ रहे हैं, ठीक है। 11 बेस पेयर्स पर टर्न ऑफ द हेलिक्स, और इनमें 11 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में। एक टर्न मतलब यहां से लेके यहां तक का टर्न, इसमें 11 बेस पेयर्स होंगे। उसमें कितने बेस पेयर थे? 10.4 बेस पेयर्स, ठीक है। डिस्टेंस राइज पर बेस, अब डिस्टेंस राइज, यही मैंने आपको बताया, दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना है? 2.3 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। अब नेक्स्ट DNA पे चलते हैं, ZDNA, और इसको हम ZDNA भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल फॉर्म ऑफ DNA। अब ये जो ZDNA है ये लेफ्ट हैंडेड है, मतलब मान लो लेफ्ट साइड को ये रोटेट कर रही है, मतलब ये जो सीढ़ी है इसको हमने लेफ्ट साइड को रोटेट कर दिया। वन ऑफ द अल्टरनेट डबल हेलिकल फॉर्म्स ऑफ DNA, ये भी डबल हेलिकल फॉर्म ऑफ DNA का ही अल्टरनेटिव है। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, और ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, पर ये A और B की तरह नहीं है, क्योंकि B और A कैसे थे? राइट हैंडेड थे। DNA बैकबोन फॉर्म्स अ जिगजैग पैटर्न। अब DNA बैकबोन जिसमें शुगर फॉस्फेट लगी होती है, ठीक है, पहले वाले में तो वो बिल्कुल प्रॉपर लगी होती है, शुगर फॉस्फेट प्रॉपर लगी रहेगी, बट जो इसमें लगेगी वो जिगजैग फॉर्म में लगेगी। पहले वाली में जो बैकबोन थी वो बिल्कुल सीधी लगती थी, ठीक है, और फिर ये रोटेट हो जाती थी। जो हमने B और A DNA, इस बैकबोन की बात कर रहे हैं, ये दो बैकबोन्स, पहले में तो ये दो बैकबोन्स कैसी थी? स्ट्रेट थी, बट इसमें ये जो बैकबोन्स है यहाँ पे दो, ये ऐसे कुछ जिगजैग वे में होती हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ऐसे फिर बेस पेयर्स लगे होते हैं। तो ये अगर ऐसी है और इसको जब रोटेट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड को रोटेट करेंगे, ठीक है। इसको हम रोटेट कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड को रोटेट करेंगे। नेक्स्ट, डिस्कवर्ड बाय रिच, नॉर्देम एंड वांग। स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। स्ट्रैंड्स इनमें भी एंटी पैरेलल होते हैं, लाइक इन BDNA, जैसे कि BDNA में थे। स्ट्रक्चर इज लॉन्गर, इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, और बड़ा होगा तो कैसे होगा? थिक नहीं होगा, थिन होगा, मतलब पतला होगा, थिनर कंपेयर टू BDNA, ओके। अब इसके की फीचर्स क्या है? शुगर ओरिएंटेशन अल्टरनेट्स, इसमें शुगर ओरिएंटेशन अल्टरनेट करती है।
कभी इसकी फ्रंट साइड 1 प्राइम कार्बन की होगी और कभी इसकी फ्रंट साइड 5 प्राइम कार्बन की होगी। तो ऐसे शुगर ओरिएंटेशन करते रहते हैं इसमें, ठीक है। इन जी डीएनए प्यूरिन्स जो कि ए और जी है शो सिंक्रोनाइज कन्फर्मेशन बेसिस एंड शुगर ऑन द सेम साइड। प्यूरिन्स में क्या होता है, जो ए और जी है वो सिंक्रोनाइज कन्फर्मेशन दिखाते हैं। इससे हम क्या समझते हैं, अगर हमारे एडेनिन और ग्वानिन जो कि क्या है प्यूरिन्स है वो सेम ओरिएंटेशन में होगी, मतलब उनकी फ्रंट साइड जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में शुगर चेन्स भी होंगी, ठीक है। और पिरामिडिन्स में क्या होता है, शो एंटी कन्फर्मेशन, अगर बेस का फ्रंट साइड है तो शुगर का बैक साइड होगा। अगर हमारे प्यूरिन्स होते हैं उस केस में ये सेम ओरिएंटेशन दिखाती है जैसे प्यूरिन्स की होती है, बट अगर हमारे पिरामिडिन्स होते हैं उस केस में ये ऑपोजिट दिखाती है। अगर पिरामिडिन की फ्रंट साइड होगी तो शुगर की बैक साइड होगी, ठीक है। हैज ओनली वन डीप ग्रूव नॉट टू लाइक इन बी डीएनए। इसमें सिर्फ एक डीप ग्रूव होता है, मतलब एक ही ग्रूव होगा, कोई मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक ही डीप ग्रूव होगा। यहाँ पे तो ये माइनर ग्रूव भी दिखाया बट ये बहुत ही माइनर होता है जो कि दिखता ही नहीं है, और एक मेजर ग्रूव ही दिखता है, ठीक है। नॉट टू लाइक इट, ठीक है। और बी डीएनए और ए डीएनए में जैसा था वैसा नहीं दिखता है। 12 बेसिस पेयर्स पर टर्न, ये पूरा अगर एक टर्न हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में कितने होंगे, 12 बेस पेयर्स लगे होंगे, ठीक है। बेस पेयर एक्सियल राइज भी क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस दो बेस पेयर का, ये दो बेसिस पेयर है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3.8 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 3.8 एंगस्ट्रॉम। अब ये दोनों बेस पेयर लगे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 3.8 एंगस्ट्रॉम होगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट 60 डिग्री % होगा। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट से आप क्या समझते हैं, जब एक बेस पेयर जुड़ता है और उसके ऊपर का दूसरा बेस पेयर जुड़ता है तो हल्का सा एंगल चेंज होता है डीएनए हेलिक्स का, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, और इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट है 60 डिग्री। अब नेक्स्ट डीएनए में चलते हैं, विच इज सी डीएनए, डी डीएनए एंड ई डीएनए। ये तीनों डीएनए के बारे में उतना ज्यादा नहीं पूछते हैं एग्जाम में, मेनली ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए के बारे में पूछते हैं। बट जो सी डी ई डीएनए है ये भी साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करते टाइम ये फाइंड आउट किए थे। फॉर्म्स एट 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। अगर हम लिथियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में इसको कितनी नमी रखें, 66% की नमी रखें, तो क्या बनता है, सी डीएनए बनता है, ठीक है। जो ए और बी डीएनए में था इसका भी राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। 9.33 बेस पेयर्स पर टर्न, इसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, 9.33 बेस पेयर्स होते हैं। एक्सियल राइज मतलब हर बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 3.32 एंगस्ट्रॉम, ओके। हेलिकल पिच, हेलिकल पिच से आप क्या समझते हैं, इट इज 1 टर्न, ओके। 1 टर्न कितना है, 30.97 एंगस्ट्रॉम। बेस पेयर रोटेशन, और बेस पेयर कितनी रोटेशन पे जुड़ते हैं, 38.58 डिग्री। बेस पेयर रोटेशन से आप क्या समझते हैं, जब दो बेस पेयर एक दूसरे से जुड़ते हैं, मतलब मान लो एक बेस पेयर यहाँ पे जुड़ा है, दूसरा बेस पेयर यहाँ पे जुड़ा है, तो हल्का सा क्या होता है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रैंड होते हैं उसमें हल्का सा रोटेशन होती है, वही होता है बेस पेयर रोटेशन। वो 38.58 डिग्री की दिखाता है। डायमीटर 19 एंगस्ट्रॉम का दिखाता है, एंड बेस टिल्ट 7.8 डिग्री का होता है। बेस टिल्ट से आप क्या समझते हैं, मान लो ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के, तो ये कितना टिल्टेड है, ठीक है, ये बेसिस कितने टिल्ट पे लगे हैं, तो ये ऐसे 7.8 डिग्री पे लगा है। अब आ जाते हैं डी डीएनए पे, एक्सट्रीमली रेयर वेरिएंट, यह बहुत ही रेयर होता है। और कैसे बनता है, ओनली 8 बेस पेयर पर टर्न, और सिर्फ 8 बेस पेयर्स होते हैं एक टर्न में। फाउंड इन डीएनए मॉलिक्यूल्स लेकिन ग्वानिन, उन डीएनए मॉलिक्यूल्स में मिलता है जहां पे ग्वानिन नहीं होता है, ग्वानिन की एब्सेंस में। एक्सियल राइज पर बेस डिस्टेंस दो बेस पेयर का कितना है, 3.03 एंगस्ट्रॉम, ओके। इसमें बेस टिल्ट कितना है, ये टिल्ट कितना है, 16.7 डिग्री फ्रॉम हेलिक्स एक्सिस, इस हेलिक्स एक्सिस से। 2 फॉर्म्स होती है इसकी, डीए और डीबी, ठीक है। डी ए और डी बी, डी ए क्या करता है, डी से ए बनता है और फिर बी ट्रांजिशन दिखाता है, मतलब डी से बी बन जाता है, ये ट्रांजिशंस दिखाता है। और डी बी क्या करता है, ये डी से बी कन्फर्मेशन चेंज करता है। तो डी ए क्या करता है, डी से ए बनाता है, ऐसी ट्रांजिशंस दिखाता है और फिर जाके बी बना देता है। और डी बी क्या बनाता है, डायरेक्ट डी से बी बना देता है, ठीक है, मतलब डीएनए बना देता है, बी डीएनए बना देता है। बोथ फॉर्म्स हैव सेम हेलिकल पैरामीटर्स, और दोनों फॉर्म्स के सेम हेलिकल पैरामीटर्स होते हैं जो हमने देखे हैं, मतलब एक्सियल राइज दोनों की 3.3 होगी, बेस टिल्ट इतना होगा डीए और डीबी का, ओके। अब आ जाते हैं ई डीएनए, इंड्यूस्ड बाय साइटोसिन मिथाइलेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। अब ई डीएनए कैसे बनता है, ये साइटोसिन में मिथाइलेशन या ब्रोमिनेशन कर लेते हैं, मतलब साइटोसिन क्या था, बेस पेयर था, ठीक है, एक बेस था हमारा। साइटोसिन क्या था, नाइट्रोजनस बेस था, उस बेस में अगर हम ब्रोमिनेशन और मिथाइलेशन कर लेते हैं उससे ई डीएनए बनता है। एक्सटेंडेड एंड इसेंट्रिक डबल हेलिक्स, ये थोड़ा सा फैला हुआ डबल हेलिक्स होता है। लॉन्ग हेलिकल एक्सिस राइज, और इसमें बहुत ही बड़ा एक डिस्टेंस होता है किसमें, बेस पेयर्स के बीच में। बेसिस लाई परपेंडिकुलर टू एक्सिस, अब इसमें भी बेसिस परपेंडिकुलर लाई करते हैं, मतलब जैसे मान लो ये हमारे बेसिस जुड़े हैं
ठीक है, ये जुड़े हैं। अब ये हेलिकल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर लगे हैं, ठीक है, बेसिस। अब हैज डीप मेजर ग्रूव एंड शैलो माइनर ग्रूव, इसमें भी मेजर और माइनर ग्रूव होता है। इंटरमीडिएट फॉर्म, और ये इंटरमीडिएट फॉर्म होती है बी डीएनए और ए डीएनए की, जब ट्रांजिशन हो रही होती है, ठीक है। ओवर टाइम मिथाइलेटेड ई डीएनए कैन कन्वर्ट टू ए डीएनए, और मिथाइलेटेड ई डीएनए हम कन्वर्ट कर सकते हैं ए डीएनए में, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ए बी जेड डीएनए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में पूछ भी लेते हैं और हमें ये ऐसे ही बताना चाहिए विद टेबल, ठीक है। सबसे पहले हेलिक्स हेडेडनेस, मतलब हेलिक्स कौन सी साइड को रोटेट कर रहा है, तो ये राइट हैंडेड है। ए डीएनए कैसा है, राइट हैंडेड है। बी डीएनए कैसा है, ये भी राइट हैंडेड है, बट जो जेड डीएनए है वो कौन सा है, लेफ्ट हैंडेड है। क्लियर। अब बेसिस पेयर्स पर टर्न, अब जो बेसिस है वो एक टर्न में कितने लगे हुए हैं। अब टर्न क्या होता है, जैसे ये यहाँ से पूरा इसी पोजीशन पे आके इसको पूरा एक टर्न बोलते हैं, ठीक है। तो पर टर्न कितने बेसिस होते हैं, ए डीएनए में 11, बी डीएनए में 10 और जेड डीएनए में 12। ओके, अब आ जाते हैं राइज पर बेस। राइज पर बेस से मैंने क्या बताया था, दो बेसिस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। तो इसमें कितना होता है, 0.23 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर एंड 0.38 नैनोमीटर। ओके, अब आ जाते हैं पिच, हेलिक्स लेंथ और टर्न। पिच क्या होती है, एक पूरा टर्न, और हेलिक्स लेंथ मतलब टर्न कितनी लेंथ का है, मतलब जो ये एक पूरा टर्न यहाँ पे बताया है इसकी लेंथ कितनी होती है। तो ए डीएनए में ये 2.46 नैनोमीटर का टर्न होता है, 3.4 नैनोमीटर का बी डीएनए में होता है एंड जी डीएनए में 4.56 का एक पूरा कंप्लीट टर्न होता है। अब डायमीटर्स देख लेते हैं। ए डीएनए 2.55 नैनोमीटर का होता है, अब बी डीएनए 2.37 नैनोमीटर का होता है, 2.37 नैनोमीटर का पूरा बी डीएनए होता है। जेड डीएनए 1.84 नैनोमीटर का होता है। मेजर ग्रूव प्रेजेंट शैलो, ठीक है। मेजर ग्रूव इसमें क्या होता है, मेजर ग्रूव इसमें प्रेजेंट होता है बट शैलो होता है, उतना ज्यादा अंदर को डेप्थ नहीं होती है किसकी, ए डीएनए की। ये देखो मेजर ग्रूव उतना ज्यादा गहरा नहीं है। अब बी डीएनए में मेजर ग्रूव प्रेजेंट होता है और वो वाइड भी होता है और डीप भी होता है। ये देखो ये है मेजर ग्रूव, ये बहुत ज्यादा डीप भी है और बहुत ज्यादा इसकी विड्थ भी है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं जेड डीएनए में। जेड डीएनए में एब्सेंट ही होता है, ना उतना मेजर ग्रूव होता है ना माइनर ग्रूव होता है मेजर ग्रूव बट हल्का सा होता है, मतलब मेजर नहीं बोल सकते, सिर्फ ग्रूव होता है जो हल्का सा होता है, ठीक है। अब माइनर ग्रूव देख लेते हैं जो कि प्रेजेंट होता है ए डीएनए में, वो मैंने बताया बिल्कुल हल्का सा होगा। डीप एंड नैरो, ये शायद ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, डीप एंड नैरो इधर आएगा, प्रेजेंट बी डीएनए में प्रेजेंट होता है और डीप और नैरो होता है हल्का सा, और डीप क्लेफ्ट, और जी डीएनए में डीप क्लेफ्ट होता है। डीप क्लेफ्ट का मतलब होता है एक लंबी सी दरार जैसी दिखाई देती है, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। जो ए डीएनए होता है वो शॉर्ट और थिक होता है, जो कि मैंने बताया, और कैसे बनता है, डिहाइड्रेटेड स्टेट में बनता है। और बी डीएनए बहुत ही कॉमन होता है, हर जगह हमें यही देखने को मिलता है, जैसे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने भी बताया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और लास्ट में जी डीएनए जो होता है वो जिगजैग बैकबोन बनाता है, जो मैंने आपको बताया, रेयर फॉर्म होती है, लिंक्ड विद जीन रेगुलेशन, ठीक है, और ये जीन रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। तो आई होप कि आपको ए, बी और जी डीएनए अच्छे से क्लियर हुए हो, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम लिंक आपको मेरी चैनल की बायो में दिख जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और कोई भी डाउट्स हो तो जरूर कमेंट करें, मैं सबको पर्सनली रिप्लाई करके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। थैंक यू।